नमस्कार, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। वन दरोगा के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, क्योंकि वन दरोगा की ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल भाषा IQ एकेडमी में ही मिलेगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का टॉपिक है क्या? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP योजना, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम के बारे में हम पहले जानेंगे। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना का समग्र उद्देश्य जो है बिगड़े हुए जंगलों की पारिस्थितिक बहाली और लोगों की भागीदारी के साथ वन संसाधनों का विकास करना है। जो जंगल बिगड़ गए हैं, बेकार स्थिति में, बदहाली की स्थिति में आ गए हैं, उनको फिर से अच्छा करना है, बहाल कर देना है। ओके, जिसमें लोगों की भागीदारी की अहम जरूरत पड़ेगी, जिसमें वन सीमांत समुदाय विशेष रूप से गरीबों की आजीविका में सुधार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह है NAP स्कीम का मेन उद्देश्य। NAP का उद्देश्य ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों JFMC, जो क्या होता है, जो पंजीकृत समिति होती है, का वन संरक्षण, प्रबंधन और विकास कार्यों को विकसित करने की चल रही प्रक्रिया का समर्थन करना और उसमें तेजी लाने से संबंधित होता है। ओके, कि मतलब ग्राम स्तर पर जो भी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वारा जो वन संरक्षण, प्रबंधन या विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, उस पर ध्यान दिए जा रहे हैं। ओके, इनमें और तेजी लाना है। इस तेजी को लाने के लिए ही राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना लाई गई है। ओके, समझ गए इस चीज को? चलिए, योजना के कुछ घटकों के बारे में हम समझते हैं। योजना के प्रमुख घटकों में शामिल है 7 वृक्षारोपण मॉडल के तहत वनीकरण की बात। कौन कौन से? पिछले वर्षों के वृक्षावरण और अनुषंगी गतिविधियों, जैसे कि मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियों का रखरखाव करना, पिछले वर्षों की तुलना में ध्यान में देते हुए इस चीज पर बल दिया जाता है। ओके, कि कैसे था, क्या नहीं था, तो उसको आगे कैसे हमें सुधारना है। बाड़ लगाना है, ओवरहेड्स और निगरानी तथा मूल्यांकन की भी बात इसमें कही गई है। सूक्ष्म योजनाओं पर भी बल दिया गया है, जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, और साथ ही साथ प्रवेश बिंदु क्रियाएं, एंट्री पॉइंट एक्टिविटी, जो कि वाटर सेट से संबंधित होता है, उस पर भी बल दिया गया है। इसमें जो कम्युनिटी होती है, समुदाय होते हैं, उनको मिलजुल कर भागीदारी की बात इसमें कही गई है प्रवेश बिंदु क्रियाओं में। तो ये थे उसके कुछ अहम घटक NAP के। चलिए, वनीकरण क्षेत्र की स्वीकृति के बारे में हम समझते हैं। यह योजना मांग पर आधारित है और वनीकरण क्षेत्र पिछले प्रदर्शन, जो पिछले साल के जो प्रदर्शन रहता है, उसके आधार पर पर्यावरण बहाली के लिए उपलब्ध संभावित अक्रमिक वन भूमि और बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इसीलिए इसे मांग पर आधारित बताया गया है। ओके, उसी के आधार पर बजट तैयार किया जाता है पुराने डाटा के हिसाब से, फिर आगे के लिए उसको क्रियान्वित किया जा रहा होता है कि आगे कहां कहां कैसे किस क्षेत्र में कमी है, उसको और अधिक बहाल करना है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं फंड शेयरिंग इसके लिए कौन कौन देता है NAP के लिए। NAP एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है, इस पर स्टार दीजिएगा, जिसमें फंड शेयरिंग पैटर्न जो होता है केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का चल रहा होता है। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए ही शेयरिंग कितना चलता है? 90:10 का होता है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट, राज्य सरकार के माध्यम से धन का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है। इसके द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से, और राज्य सरकार अपनी राज्य के हिस्से के साथ स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी SFDA को धन हस्तांतरित करती है, उनको देती है, जो कभी कभी NAP के कार्यान्वयन के लिए SFDA को धन की उपलब्धता में देरी का कारण भी कभी कभी बन जाती है। तो उसको बस आप जानकारी के लिए समझिएगा, जिससे बाद में क्या हो जाता है, धन जारी करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज जमा करने में भी देरी उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें आपको ये याद रखने की जरूरत है, उसके जो मेन उद्देश्य हैं, जो घटक है, कैसी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, कैसी उसमें भागीदारी है, कितने कितने प्रतिशत की, तो इस पर आपको ध्यान देना है। योजना का कार्यान्वयन, यह योजना निम्नलिखित एजेंसियों के माध्यम से स्थापित त्रिस्तरीय संस्थागत द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। कौन कौन से? देखिए, राज्य स्तर पर जो होता है, राज्य वन विकास एजेंसी काम करती है।
वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी वर्क करती है, और वहीं ग्रामीण स्तर पर इसमें संयुक्त वन प्रबंधन समिति का अहम योगदान होता है। अब कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर समूह यहां पर चल रहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है ग्रीन इंडिया मिशन के लिए। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल मिशनों में से ये एक है। उसी में राष्ट्रीय जो कार्य योजना है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसी का ये एक पार्ट है हरित भारत मिशन। हरित ग्रीन इंडिया मिशन का पूर्ण जो नाम होता है, GIM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म तो आपको याद ही हो गया होगा, ग्रीन इंडिया मिशन होता है। ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। ग्रीन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य उसका यह है कि भारत के घटते वन आवरण को संरक्षित, पुनर्स्थापित और उन्हें बढ़ावा देना है। ओके, इन 3 अहम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित भारत मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंदर 8 जो उसमें मिशन चल रहे होते हैं उसके एक पार्ट के रूप में इसे लॉन्च किया था। ओके, याद रखिएगा कब? 2014 में। अभी मैंने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन इंडिया मिशन का क्या महत्व है? तो कार्बन प्रच्छादन और भंडारण जैसे पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए हरित भारत मिशन द्वारा जलवायु पर अनुकूलन और शमन के लिए हरियाली पर जोर देने की इसमें बात कही गई है। ओके, तो ये था इसके कुछ अहम बिंदु। चलिए अब हम चलते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के बारे में समझने। ये भी एक अहम योजना है, इस पे भी आप स्टार लगा दीजिए। इसे गिरावट, विखंडन और प्राकृतिक आवासों के नुकसान की दरों में कमी करने के लिए खासकर इसको बनाया गया है, लागू किया गया है। इसके लिए रणनीति तैयार की गई है। ओके, ताकि प्राकृतिक आवास को जो गिरावट और विखंडन हो रहा है उसको कम किया जा सके, उस नुकसान को कम किया जा सके। नेक्स्ट है ग्रामीण आजीविका योजनाएं, ये भी स्टार दीजिए इस पर। ग्रामीण आजीविका से आंतरिक रूप से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जैसी प्रमुख योजनाओं में इसे परिलक्षित किया गया, उससे परिलक्षित होती है। इसको क्या मतलब, क्या इसमें बात कही गई है? अभी मैं बताता हूं। उसमें मनरेगा के माध्यम से बहाली की संभावना इसके वृक्षारोपण और जल निकायों के उपघटकों के कायाकल्प में निहित है। मनरेगा के माध्यम से इसमें बढ़ावा देने की बात कही गई है, जो कि ग्रामीण आजीविका का एक साधन बन सकता है, उसके लिए एक वर्क कर सकता है ताकि वहां के लोगों को विकास हो सके। ओके, उनका आजीविका चल सके, जिसके माध्यम से क्या क्या किया जाएगा? वनीकरण, वृक्षावरण, बागवानी, नए तालाबों का निर्माण, ये सब इसमें शामिल किया गया है। ओके, अब समझ में आ गया आपको क्यों इसको मनरेगा के तहत भी जोड़ा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब इसमें परिलक्षित हो रहा होता है। तो ये था ग्रामीण आजीविका योजना। इसके एक अहम बिंदु को और समझते हैं। इसी तरह NRLM के तहत योजनाएं कृषि और गैर कृषि आजीविका में विभाजित है। ओके, प्राकृतिक पूंजी को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करती है और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के अवसर भी पेश कर रही होती है। तो ये बस आप अपने जानकारी के लिए से आप ध्यान दीजिएगा, अहम बिंदुओं को आप याद ही रखिएगा, जैसे कि ग्रामीण आजीविका योजना होगी, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम योजना, उसके अहम लक्ष्य, उसके बिंदु क्या है, उसको किससे जोड़ दिया गया है, या ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में और NAP कार्यक्रम का क्या लक्ष्य था, कब लाया गया था, इस पर पूरा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, वन अग्नि निवारण और प्रबंधन, एक अहम टॉपिक। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? पहले तो कुछ सुर्खियों में जो मुद्दे चले थे, 2019 में जंगल की आग से 93,273 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें जमीनी आग भी शामिल है, यानी कि जमीनी वनस्पतियों का जल जाना। वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का एक विषय होता है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ओके, और
परिवर्तन मंत्रालय, वो पर्यावरण वन और परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के बाद जंगल की आग पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 तैयार किया था। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ओके, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको जरूर याद रखिएगा कि इसी के तहत ये सब आता है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त MIF&CC, जो मतलब कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात कर रहा है, केंद्र प्रायोजित वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना के तहत जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन के उपाय भी प्रदान कर रहा होता है। ओके, सब कुछ इसी के ही अंडर में आता है। तो ये एक अहम पॉइंट है, यहां पर स्टार दे दीजिएगा, इस पर भी स्टार दीजिएगा। और ये किस सूची के तहत आता है? 7वीं अनुसूची के तहत आता है। वन जो होता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची में भी आता है। चलिए, जंगल की आग पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में समझने। जंगल की आग पर राष्ट्रीय कार्य योजना को 2018 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2018 में, अभी आपने पढ़ा, ताकि वन सीमांत समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाकर जंगल की आग को कम किया जा सके और उन्हें राज्य के वन विभागों के साथ काम करने के लिए क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए, ताकि विभाग से जुड़कर इस कार्य को बढ़ावा मिल सके। और इसके उद्देश्य में क्या शामिल है? खतरों के खिलाफ देश में विविध वन पारिस्थितिक तंत्रों में वनों की भेद्यता को काफी हद तक क्या कर देना है? कम कर देना है। ओके, वन पारिस्थितिक तंत्रों में वनों की जो भेद्यता है उसको थोड़ा कम करना है। और इसके उद्देश्यों में और क्या शामिल है? आग से लड़ने, आग की घटनाओं के बाद तेजी से रिकवरी में वन कर्मियों और संस्थानों की क्षमताओं को भी बढ़ाना है, ताकि एक बार अगर आग लग जाए तो कैसे निपटा जाए, क्या क्या गतिविधियां हैं, तुरंत वहां पर सभी कुछ अवेलेबल कराया जा सके, इस पर मेन महत्व दिया गया है। ओके, वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FPM, एकमात्र केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। ओके, जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए क्या है? समर्पित है पूरी तरीके से। FPM ने 2017 में वन प्रबंधन योजना की गहनता को बदल दिया है और IFMS में सुधार करके FPM ने वन अग्नि कार्य के लिए समर्पित राशि में भी वृद्धि की है। तो ये पॉइंट भी आप ये याद रखिएगा, 2017 में वन प्रबंधन योजना की गहनता को इसने फिर बदल दिया। इस पर वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला बिंदु भी नहीं है, इसमें जो है कि किन उसके उद्देश्य क्या थे उस पर ध्यान देना है, राष्ट्रीय कार्य योजना किस सन में आया था इस पर ध्यान देना है, किस मंत्रालय के तहत आता है उस पर आपको ध्यान देना है, उद्देश्य पर तो ध्यान देना ही देना है। तो ये इसके एक अहम बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, FPM के तहत आवंटित फंड जो होता है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। फंड केंद्र और राज्य लागत साझाकरण फार्मूले के अनुसार ही है, जिसमें जो पूर्वोत्तर और पश्चिम हिमालय क्षेत्र होता है वहां पर केंद्र राज्य का हिस्सा कितना होगा? 90:10 ही होगा जैसे पहले था, और वहीं पर अन्य सभी राज्यों के लिए कितना होगा? 60:40 केंद्र और राज्य का अनुपात होगा। ये याद रखने की आपको आवश्यकता है। यह राज्यों को राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के वित्त पोषण के एक हिस्से के को वन अग्नि कार्य के लिए निर्देशित करने के लिए लचीलापन भी प्रदान करता है। ओके, तो बस आज इतना ही। इसी के साथ ये अहम टॉपिक जो होते हैं जो कि बंदरोगा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।